इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय पुरुषोत्तम अग्रवाल सर, आदरणीय कुमार प्रशांत जी हमारे साथ हैं, आरफा जी हैं जिन्होंने इस किताब के शुरू में जिन लोगों ने बातचीत मुझसे की और जिन्होंने एक तरीके से इस पूरी बात को सामने लाने के लिए मुझे हौसला दिया, वो हमारे साथ आ चुकी हैं। राजू प्रोलेक्टर साहब हैं। मैं अभी अपनी बात शुरू करने से पहले यहाँ और भी कुछ लोग हैं जो मुझे अभी याद आ रहे हैं या जिनका जिक्र मैं करके बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाना चाहूँगा। अतुल चौरसिया हैं यहाँ, जिनको आप न्यूज़ लॉन्ड्री में देखते हैं। वो किताब की शुरुआती बातचीत में जुड़े थे और उन्होंने भी एक तरीके से मैं कहूँगा कि वो मेरे साथ उस शरीके बेइज्जती का हिस्सा बने कि कई लोगों ने कहा कि किताब छापेंगे, भेजो, और फिर एक लंबी कहानी है वो। फिर कभी यहाँ मीना कोटवाल हैं जो लगातार इस पूरी प्रक्रिया में हमारे साथ रहीं, और बहुत सारे लोग हैं। सुधीर जैन साहब हैं जो इंडियन एक्सप्रेस के जर्नलिस्ट हैं और हमारे मेंटोर की तरह हैं, और बहुत सारे लोग हैं। मैं बहुत उस प्रक्रिया में फिर हम कभी बात करेंगे। बस ये है कि मैं अचानक से एक नई दुनिया में पहुंच गया हूं। ये जो 22 नवंबर की तारीख है वो मेरे लिए, मेरी ज़िंदगी में एक बहुत महत्वपूर्ण तारीख है। सच पूछिए तो अभी मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं उस 22 नवंबर से पहले के दयाशंकर में और 23 नवंबर के दयाशंकर में। इस हॉल में ज़्यादातर लोग वो बैठे हैं जो 23 नवंबर के बाद दयाशंकर से मिले हैं। 5 जनवरी 2020 की एक शाम थी और वो यही इंडिया इंटरनेशनल सेंटर था और मेरी एक दूसरी किताब का कार्यक्रम था, और उसमें जितने लोग मौजूद थे उसमें से लगभग 90% लोग यहाँ नहीं हैं। उसमें से 90% लोग यहाँ नहीं हैं क्योंकि शायद वो जो 22 नवंबर तक का दयाशंकर था वो नहीं है। तो ये 22 नवंबर को क्या हुआ, कैसे हुआ, आप लोग देख चुके हैं, इंटरव्यूज़ में बात कर चुके हैं। केवल इतनी बात है, और बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा, मैं इस मौके में आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि अलग अलग लोग बात कर रहे थे। ज़्यादातर लोगों ने मुझसे पूछा कि इस किताब के कवर पर राहुल गांधी की तस्वीर क्यों है, क्योंकि किताब राहुल गांधी की जीवन गाथा नहीं है। ये कोई राहुल गांधी का जीवन चरित्र पेश नहीं करती है। इस किताब को पढ़ के आपको बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि राहुल गांधी का जन्म कहाँ हुआ, फिर वो पढ़ाई करने के लिए कहाँ गए, फिर आगे की यात्रा उनकी रही, बिल्कुल नहीं। ये किताब राहुल गांधी के लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए संघर्ष का एक दस्तावेज है। एक कोशिश की गई है कि पिछले 10 साल में जो लोकतंत्र और संविधान पर अंधेरा फेंकने की कोशिश की जा रही थी, तो उसको कौन कौन लोग उस अंधेरे को दूर करने का काम कर रहे हैं। एक लंबी लिस्ट है, लंबी सूची है। उसमें पत्रकार शामिल हैं जो अपने तरीके से काम कर रहे हैं। उसमें हमें याद रखना पड़ेगा कि अभी 1984 का जिक्र हो रहा था, फादर स्टेन स्वामी का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। हम कैसे लोकतंत्र में आ गए हैं जहां हमारी पूरी व्यवस्था एक 80-85 बुजुर्ग साल के व्यक्ति को एक स्ट्रॉ देने से मना कर देती है। सिद्धिकप्पन एक ऐसा मामला जहां बिना कुछ लिखे एक जर्नलिस्ट को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उमर खालिद, मुझे लगता है, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर ये सब लोग नहीं होते तो शायद किताब के सिलसिले आगे नहीं बढ़ते। हम भूल गए हों या हमारी स्मृति में हो रोहित वेमुला। तो दो चीजें एक साथ चल रही हैं। एक तरफ एक घुटन है, एक तरफ यह है कि आप जो मैं लिख के दूंगा आप वो बोलेंगे। दूसरी तरफ बात है
कि अगर आपने कुछ सोच लिया खुद से तो वो अपराध है। तो बात केवल ये नहीं है कि क्या हमको पसंद है, बात केवल ये है कि केवल राजा के हिसाब से बोलने से काम नहीं चलेगा। ये बहुत ज़रूरी है कि हमको मोटा भाई से प्यार होना चाहिए, केवल उनकी बातें मानना काफ़ी नहीं है, हमें उनसे प्रेम करना भी सीखना होगा। चाहता हूं कि आप इस किताब को पढ़ें, आप देखेंगे, लेकिन मैं बहुत ख़ास गुजारिश कर रहा हूं कि आप में से इस किताब को आप लोग ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि शायद ये किताब नहीं होती तो ये दूसरी वाली किताब, ये किताब भी शायद मुझे लिखने में कुछ परेशानी आती। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप में से, ये किताब अंग्रेज़ी और हिंदी में उपलब्ध है, इस किताब के अनुवादक भी इस कार्यक्रम में आमंत्रित हैं। अगर वो, मुझे नहीं पता कि अभी मैं उनको देख नहीं पा रहा हूँ कि वो आए हैं कि नहीं आए हैं। तो ये जो जॉर्ज ऑरवेल ने जो बात 75 साल पहले कही थी, वो बिल्कुल घटने की तैयारी में मैंने कम से कम एक हिस्से में उसको बहुत शिद्दत से देखा कि कैसे इस जॉर्ज ऑरवेल का एक जो किरदार है उसका नाम विंस्टन है। तो विंस्टन के सामने चुनौती यह है कि अगर वो यहाँ सामने की सीट पर बैठा है तो उसके पीछे वाला व्यक्ति ये समझ जाता है कि विंस्टन क्या सोच रहा है। मैं 20-22 साल से मीडिया में हूँ, हमने पिछले अलग अलग सरकारें देखी हैं, लेकिन पिछले 5-7 साल में एक चीज़ जो मैंने देखी कि जो हम सोच रहे हैं उसको कोई देख ले रहा है, पता नहीं कैसे, किसी को पता चल जाता है कि वो क्या चीज़ है जो हमारे जानने से पहले कोई जान जाता है। वो क्या चीज़ है जो सारी जगह पर एक जैसी है। तो मैंने ये पाया कि अब बोलना बहुत ज़रूरी है। जब न्यूज़ रूम में राहुल गांधी का एक ही मतलब है कि वो खबर राहुल गांधी को खलनायक के रूप में पेश करने वाली हो, तब वो स्टोरी है। राहुल गांधी पर स्टोरी का मतलब ही है उस खबर में कुछ ना कुछ राहुल गांधी के लिए नकारात्मक होना चाहिए। उसमें कोई ऐसी चीज आप ढूंढ के लाएं जो राहुल गांधी को विलेन बता दे। अब आप ये काम कितने दिन तक करेंगे? रोज सुबह 9:30 बजे आप ये काम शुरू करेंगे और रात को 11 बजे उस काम को खत्म करेंगे। और इस काम को करने वाले जो लोग हैं उसको हम न्यूज़ रूम कहते हैं। तो मेरी जो परेशानी थी वो ये थी कि इसको मैं कब तक टालूं। आज टाल दूं कि ईएमआई आने वाली है, कल टाल दूं कि बच्चों की फीस आने वाली है। और मैंने देखा कि सारे न्यूज़ रूम में यही बात होती है। किसी ने कहा कि मैं तो ये छोड़ दे, मैं तो बोलना चाहता हूं, लेकिन मेरे माता पिता बुजुर्ग हैं। किसी ने कहा कि मैं तो चाहता हूं कि आज ही बोल दूं, लेकिन मेरे बच्चे छोटे हैं। किसी ने कहा कि मैं तो सोचता हूं कि बिल्कुल तुरंत आज ही सब लिख दूं, लेकिन वो ईएमआई 5 तारीख को ईएमआई कटती है, 2 तारीख को सैलरी आती है। तो ये 2 से 5 के बीच में बड़ी दिक्कत है, क्योंकि हम सब चाहते हैं। मैं आगे जो कुछ कहने वाला हूं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, क्योंकि इस कार्यक्रम में मेरे बच्चे भी बैठे हैं। और आमतौर पर जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी बातें हम सोचते हैं कि बच्चों के सामने ना करें, लेकिन मुझे लगता है कि जॉर्ज ऑरवेल ने तो जो 75 साल पहले लिख दिया था उसको हम लोगों ने नहीं पढ़ा, लेकिन इस सत्ता ने पढ़ लिया और उसको पता चल गया कि ये मैकेनिज्म क्या है और लोगों के दिमागों पर कैसे कब्जा किया जा सकता है। इस किताब में एक शब्द का इस्तेमाल है, तानाशाही। मुझे लगता है थोड़ी सी गड़बड़ी लेखक से यहां हुई, क्योंकि ये तानाशाही से एक कदम आगे बढ़ गई है बात। आदरणीय पुरुषोत्तम अग्रवाल जी हैं, तो वो तो विशेषज्ञ हैं, वो बताएंगे। लेकिन जिसको हम तानाशाही कहते हैं, दरअसल वहां पर बात होती है कि जो राजतंत्र है या जो राजा है वो आपको शारीरिक रूप से कैद में कर लेता है। वो आपको आदेश देता है कि आपको ऐसे करना है, आप इस तरीके से काम करेंगे, इस तरीके से आप सोचेंगे, आप इस तरीके से मेरी तारीफ करेंगे, आपको ऐसे ही तारीफ करनी है। तो जो तानाशाही है वो आप पर नियंत्रण है। लेकिन तानाशाही से बात आगे निकल गई है, बात चली गई है जिसको हम कहते हैं ये
सर्वसत्तावादी बात हो गई है या सर्वाधिकारवादी बात हो गई है, जिसके बारे में जर्मन फिलोसफर ने, हन्ना एरेंट ने जो है 90s में ये बात बताई है कि कैसे सरकार आपकी चेतना पर कब्जा कर लेती है। और फिर यहां हम लोग सब लोग जानते हैं, विद्वान लोग बैठे हुए हैं, जिसको हम कहते हैं कि स्टॉकहोम सिंड्रोम, कि जिसने हम पर कब्जा किया है हमें उससे प्यार हो जाता है। तो ये एक अजीब सी स्थिति लोकतंत्र में है कि 80 करोड़ लोग दोनों टाइम के राशन के लिए जिस सत्ता पर निर्भर हैं, और उनकी स्थिति यह है कि उनकी भोजन से आगे वो सोच नहीं पा रहे हैं और तमाम बंदिशों में हैं हम, लेकिन हमें उससे प्यार हो जाता है। हमें लगता है कि नहीं, ये जो कह रहा है वो बात ठीक है। तो एक ऐसी जगह हम आ गए हैं जहां पूरे हमारे दिमागों पर एक पूरा का पूरा नियंत्रण है, एक पूरी की पूरी ऐसी व्यवस्था है जो आपको लगातार वॉच कर रही है। तो जब उसने पूरा कब्जा कर लिया है तब सब लोग एक ही सुर में बोल रहे हैं। राहुल गांधी इस किताब के नायक इसलिए हैं क्योंकि वो चक्रव्यूह को भेदने के लिए उतरे हैं। हमने अभिमन्यु की कथाएं तो बहुत पढ़ी हैं, हमें नहीं पता कि इस लड़ाई का अंजाम क्या होगा, लेकिन कोई अभिमन्यु बनने को राजी भी तो हो, क्योंकि जब सवाल 20 करोड़ मुसलमानों का आएगा तो हमें चिंता हो जाती है कि क्या जो हम ये कहेंगे ये वोट बैंक में कहां जाएगा। तो नेता चुप हो जाता है। जब भारत जोड़ो यात्रा की बात आती है तो बात ये आती है कि नहीं, ये इस राजनीति में फिट नहीं बैठेगा। आप देखिए कि आपका मीडिया क्या दिखा रहा है। जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, मीडिया दिखा रहा है कि इससे वोट नहीं आएगा, मीडिया दिखा रहा है कि इससे कांग्रेस पार्टी जीतेगी नहीं। क्या लोकतंत्र का अर्थ चुनाव जीतना है? क्या राजनीति का अर्थ अंततः किसी भी प्रकार से जीत हासिल कर लेना है? मेरी अपनी जो समझ है वो कहती है कि राजनीति का अर्थ है कि जो लोकहित है उसकी बात करना, जो संविधान और लोकतंत्र के मूल्य हैं उसकी बात करना। तो ये जो सारा चक्रव्यूह है इसको कौन तोड़ेगा? हमें कोई तोड़ता हुआ इस 10 वर्ष में नजर नहीं आता। एक आदमी नजर आता है जिसे मैं देखता हूं, और वो राहुल गांधी है। और ये वही राहुल गांधी है जिसे सत्ता ने खारिज कर दिया है, बता दिया है कि बेकार आदमी है, नकारा आदमी है, ये किसी काम का नहीं है, इसको कोई समझ नहीं है। जब वो आदमी इतना नकारा है तो उस पर जब आप किताब लिख रहे हैं तो आपको तो मजाक उड़ाना चाहिए था कि अरे दयाशंकर, तुमने ये किताब लिख के क्या काम किया, फालतू टाइम खराब किया। लेकिन आपको किस बात का डर है? और ये डर दो तरफा है, आप थोड़ा ध्यान दीजिए। ये एक डर राजनीति का है, दूसरे जो लोग मीडिया चला रहे हैं उनके बोर्ड रूम में जो लोग हैं उनका क्या डर है? वो ऐसे बच्चे की तरह बिहेव कर रहे हैं जो पापा की डांट के बिना ही रोने लगा हो, या जिसको बता दिया जाए कि पापा को ये बात अच्छी नहीं लगेगी इसलिए वो अपने हाथ पांव तोड़ ले। तो ये जो लोग हैं बीच में, कौन लोग हैं और ये मीडिया कौन चला रहा है जो केवल इशारा भी नहीं मिला और इस कदर बेकाबू हो गया कि नहीं, इस आदमी को अगर उनका बस चलता तो वो मुझे 22 मंजिल में बैठता था, 22वें फ्लोर से मुझे वो खिड़की से ही फेंक देते, क्योंकि उतनी जल्दी में थे कि मैं न्यूज़ फ्लोर छोड़ दूं। आप देखिए, मैं 125 लोगों के साथ काम करता था उस न्यूज़ रूम में, और पिछली जो मेरी किताब का विमोचन हुआ इन सभी आगे की 2 कुर्सियों पर उस कंपनी का बोर्ड रूम यहां बैठा हुआ था। तो ये राहुल गांधी की राजनीति आखिर क्या है, जिसमें मीडिया कहता है कि उसमें वोट नहीं आएगा, जिसमें वो कहता है जब वो निकल पड़ते हैं यात्रा पर तो हर चीज का पैमाना लोकतंत्र में वोट हो गया है। तो राहुल गांधी पर इल्जाम यह है कि वो जो करते हैं उससे वोट नहीं आता, और हमेशा ये कहा जाता है कि राजनीति कैसी हो रही है। और मेरी अपनी समझ में जब वो राजनीति करने चलते हैं तो मीडिया उनको बताने लगता है बाकी लोगों को कि दरअसल ये कैसे उल्टी दिशा में जा रहे हैं। मैं आप में से मौजूद सभी लोगों से विनम्रता पूर्वक ये एक चुनौती देना चाहता हूं, इस चुनौती को अपने लोगों तक पहुंचाइए। राहुल गांधी का एक भाषण लेकर के आइए जिसमें नफरत हो, एक भाषण ले आइए। और बहुत सम्मान के साथ मैं पुकारना चाहूंगा कि
आदरणीय प्रधानमंत्री और उससे उनके जो दूसरे व्यक्ति हैं, उनका कोई एक भाषण ले आइए जिसमें संविधान और लोकतंत्र के लिए मोहब्बत हो। आप इसे स्वीकार कीजिए। एक नागरिक के रूप में यह चुनौतीपूर्ण समय हमारे लिए है कि कोई भी हमको कह देता है और हम उस पर रिएक्ट नहीं करते। आपको पता है कि मेरे अपने परिवार से एक व्यक्ति इस कार्यक्रम में मौजूद नहीं है। यह उस तानाशाही की सफलता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि आप ऐसा क्या काम कर रहे हैं और आपने ऐसा क्या कर दिया जिससे हमारे परिवार पर संकट आ जाएगा। जिस कॉलोनी में मैं रहता हूं, उस कॉलोनी में लोगों ने एक प्रकार से मुझे धमकियां दी हैं। मैं उत्तर प्रदेश में ही रहता हूं, गाजियाबाद में ही रहता हूं। उस RWA कॉलोनी में लोग मुझसे कह रहे हैं कि आप पागल हो गए, आप ये क्या किताब है, ये किताब क्यों जा रही है। लेकिन खुशी की बात है कि 2-4 पड़ोसी भी थे और उन्होंने भी बहुत हिम्मत दिखाई, वो कार्यक्रम में भी आ गए। ये वो 2 लोगों की तरह हैं जैसे आए हैं और 2-4 पड़ोसी भी आ गए हैं, जैसे आप सब लोग आए हैं। तो ये नागरिक के रूप में मुझे लगता है बहुत जरूरी है कि हम इसको देखें। अभी भोपाल में एक कार्यक्रम कुछ समय पहले हुआ, वहां अतुल चौरसिया जी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि 1952 में 1952 में हम नागरिक बनाए गए थे, उसके पहले हम प्रजा थे। और आप जरा सोच के देखिए कि पूरी कोशिश हमको फिर से प्रजा बनाने की है। तो ये राजा है जो फिर से बार बार वो चाहता है कि हमारी नागरिकता छिन्न भिन्न हो जाए, हम प्रजा बन जाएं, क्योंकि प्रजा को सवाल नहीं करना है। तो ये कैसी व्यवस्था है जिसमें अभी आजकल वायरल वीडियो हो रहे थे कि मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तो उनसे लोग सवाल कर रहे थे और ये दिखाया जा रहा था कि देखिए हम, बड़ी अजीब सा था कि वो वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें जर्नलिस्ट सवाल पूछ रहे हैं और आज वही जर्नलिस्ट हैं, उन्हीं कंपनियों में हैं और उनमें से कोई भी प्रधानमंत्री से सवाल नहीं पूछ रहा है। कोई पूछता है कि आम आप कैसे खाते हैं, कोई पूछता है कि आप पर्स कैसे रखते हैं। और आपको पता होगा अभी नेटवर्क 18 ने अपने नेटवर्क 18 या नोएडा में एक कंपनी ने बहुत रिसर्च की कि उनके पास आसान सवाल पूछने वाला जर्नलिस्ट नहीं है, क्योंकि जो सवाल प्रधानमंत्री से पूछे जा रहे हैं वो उनको लगता है कि मुश्किल हैं। तो उन्होंने अपने काफिले में एक बहुत ही ऐसे व्यक्ति का चयन किया है जो ऐसे सवाल पूछे जिसमें जवाब खुद ही इनबिल्ट हो। तो आप इस मीडिया से उम्मीद मत रखिए। भारतीय मीडिया IT सेल का एक्सटेंशन बन गया है। इस किताब में इस बात का बिल्कुल मैं कहूंगा प्रमाण सहित व्याख्या है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, हिंदी में बिल्कुल शुद्ध हिंदी, सरल हिंदी में यह किताब है और इस किताब में साफ साफ चैप्टर बताए गए हैं कि IT सेल और न्यूज़ रूम है वो कैसे एक है। अभी पीयूष जी ने बताया कि जब ये किताब अमेज़न पर आई तो मुझे IT सेल के मुखिया का एक संदेश प्राप्त हुआ जिसमें किताब के लिए शुभकामना दी गई थी और वो ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं मैं आपसे। और जिस दिन से ये मैसेज आया उस दिन से मेरी जिंदगी बिल्कुल एकदम पलट गई, क्योंकि अलग तरीके से ट्रोलिंग शुरू हो गई और वो किताब के लिए इतनी क्वेरी आ रही थी लेकिन किताब कहीं उपलब्ध नहीं थी। ये भारत में अपने तरीके का एक अद्भुत मामला है कि किताब का लेखक भी मैं हूं, प्रकाशक भी मैं हूं, डिस्ट्रीब्यूटर भी मैं हूं, सब कुछ मैं हूं इस किताब का और कोई दूसरा नहीं है। केवल वो प्रेस में जहां छापते हैं वो प्रेस मेरी नहीं है, प्रेस किसी और की है। लेकिन कौन लोग हैं जो 650 लोग इस किताब को बेच रहे हैं? ऐसा मुझे तो अभी तक कहीं कोई नहीं बता पाया। हमने अमेज़न से सब कुछ कोशिश कर ली लेकिन हमें कोई उत्तर नहीं मिलता है। आपको ध्यान रखना चाहिए कि इसके कुछ समय पहले नेटफ्लिक्स और अमेज़न पर एक तांडव नाम की वेब सीरीज को लेकर पूरा चर्चा हुआ था, पूरा किस्सा हुआ था। तो हमें ये जरूर सोचना चाहिए कि आखिर कौन है जो ये सब रच रहा है। और राहुल गांधी पर एक बात बहुत अच्छे से समझिए
क्योंकि इस देश के जिनको हम प्रबुद्ध कहते हैं, जिनको हम पढ़े लिखे कहते हैं, वो सब लोग जिन पर आप भरोसा करते हैं, चाहे वो आपके ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे वो आपके शिक्षक हों, किसी भी बिरादरी के लोग, तमाम लोगों ने बिना पढ़े लिखे एक आदमी को फांसी पर लटका दिया, एक आदमी को खलनायक मान लिया। तो ये पूरा का पूरा काम बिना मीडिया के नहीं हो सकता था। इसलिए इस किताब में आप मीडिया को विस्तार से पढ़ेंगे, देखेंगे और उन सभी संस्थाओं के बारे में जिन संस्थाओं पर लोकतंत्र के निर्माण की जिम्मेदारी है, जिसमें न्यायपालिका है। न्यायपालिका के बारे में इत्तेफाक से ज़्यादातर चीज़ें अंग्रेज़ी में आती हैं, हिंदी में बिल्कुल नहीं मिलता आपको, और हिंदी में जो कुछ मिलता है उसमें यही रहता है जो सरकार कहती है, लगभग उसी तरीके की बात होती है। ये हमने बिल्किस बानो के मामले में देखा है कि आप देखें कि कैसे कैसे हेडलाइन थे। तो उन सभी सवालों को, जो सारे के सारे सवाल आप तक पहुंचने चाहिए, मीडिया किसके इशारे पर गायब कर देता है। और जो उनसे सवाल करता है वो सवाल करता केवल एक है। इसलिए इस किताब के कवर पेज पर राहुल गांधी है। पीयूष जी ने पहले कहा कि अलग अलग किरदारों पर किताब आई है, लेकिन हमने ऐसे हंगामे पहले नहीं देखे, क्योंकि वो लोग वर्तमान सत्ता के शत्रु नहीं हैं, वो इतिहास की प्रेरणा हैं। तो हमें ये सोचना चाहिए, हमें ये समझना चाहिए कि आखिर क्यों राहुल गांधी पर सत्ता इतनी हमलावर है और राहुल गांधी का कंट्रीब्यूशन क्या है। केवल 2-3 बातें आखिर में कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। पहली बात ये कि एक पीयूष जी का किस्सा है, मैं उससे थोड़ी सी बात उधार ले रहा हूं। आप लोगों ने सुना होगा, एक यूनान के देवता हैं, यूनान में देवता माने जाते हैं जिनको प्रोमेथियस कहते हैं, या प्रमथ्यू की कहानी कहते हैं। तो प्रमथ्यू के बारे में आप सब लोगों ने सुना होगा, जिन लोगों ने ना शायद सुना हो। तो वो स्वर्ग में रहते थे और नीचे धरती में लोगों को देखते थे कि किस तरह, तब तक ये था कि धरती पर आग नहीं आई थी, तो वो ये देखते थे कि आग के बिना कैसी जिंदगी होगी। तो आग के बिना आप कल्पना कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि अभी तो हम लोग यहाँ अंदर बैठे हैं और फिर भी किसी के हम में से कई लोगों को सर्दी लग रही है। तो आग के बिना हमारी ज़िंदगी क्या थी। तो इनको लगा कि ये क्या करना चाहिए इसमें। तो आप जानते हैं कि आग पर तो देवताओं का कॉपीराइट था, तो उन्होंने कॉपीराइट को चुरा के और धरती में इंसानों की बस्ती में आग दे दी। जब पूरा इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता चल गया कि भाई कैसे आग चुराई गई स्वर्ग से। तो उनको जाहिर है उनको सजा मिलनी थी। तो उनको क्या सजा मिली? देवता होने के नाते वो मारे तो जा नहीं सकते थे, तो उनको सलीब पर लटका दिया गया, जैसे आप ईसा मसीह को देखते हैं, और उनके कंधे पर एक गिद्ध बैठा दिया गया। तो गिद्ध दिन भर उनका मांस खाता रहता था, और चूंकि देवता थे तो रात को जब गिद्ध सो जाता था तो वो ऑटोमेटिक रिकवर हो जाता था। तो हर दिन की एक नई यातना थी। तो जिसने इंसानों को आग दी उसका तमाशा लोग देखते थे, आते थे, और उसी आग के किनारे खड़े होकर उत्सव मनाते थे। मुझे लगता है कि आग देने का काम करना, दुनिया को रोशनी देने का काम करना, लोकतंत्र को रोशनी देने का काम करना कुछ इसी तरीके का चैलेंजिंग है। और राहुल गांधी उन मूल्यों की बात कर रहे हैं जो हमारी चेतना से बिल्कुल गायब हो चुके हैं। इसलिए हमको लगता है कि जो राहुल गांधी बात कर रहा है ना, वो पॉलिटिक्स नहीं है, वो बात समझ में नहीं आ रही है, उससे वोट नहीं आएगा। तो हम अपनी जिंदगी के बारे में नहीं सोच रहे हैं, हम डेमोक्रेसी के बारे में नहीं सोच रहे हैं, हम संविधान के बारे में नहीं सोच रहे हैं। हम सोच रहे हैं जीत हार के बारे में, या हम सोच रहे हैं कि हमारा भाई किस पार्टी में है, उस पार्टी की सत्ता बनेगी तो हम कम से कम पार्षद तो बन ही जाएं, एक नगर निगम का ठेका तो हमको मिल ही जाएगा। लेकिन ये जो पॉलिटिक्स हो रही है उससे हमको कुछ हासिल नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि हमको इस हासिल से थोड़ा आगे बढ़ के देखने की ज़रूरत है,
और इस महान देश की उस विरासत को संभालने की ज़रूरत है जो नेहरू, गांधी, बाबा साहब अम्बेडकर और दूसरे शहीदों की लंबी परंपरा से जो हमको आज़ादी मिली है उसको संभालना ज़रूरी है। मैंने आप सबका वक्त शायद थोड़ा जो मुझे अलॉट हुआ था थोड़ा ज़्यादा वक्त लिया। बस मैं आपसे यही कहूँगा कि इस किताब की आप खूब आलोचना करें, खूब बुराई करें, लेकिन इससे पहले एक बार उसे ज़रूर पढ़ें और ये जानने की कोशिश करें कि कौन है जो लोकतंत्र पर अंधेरा फेंक रहा है और कौन है जो आग की कोशिश कर रहा है, और उस पूरी कोशिश में जिसके हाथ जल रहे हैं। अब हमको अपना चुनाव करना है कि हम किस तरफ खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।